नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम वही द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास का राजा, किसान और नगर मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। उसका हम पार्टीशन जो है 3 जो है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हम खरगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्कों को किस प्रकार के होते थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कलिंग का युद्ध क्या था उसके बारे में, और अशोक की राजस्व सिद्धांत की व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखो हमको सबसे पहले जो है वह खरगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो उसके बारे में। खरगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के देखो कई तरीके थे। अब मैं सबसे पहले बता देता हूं। पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में, हमने पढ़ा है पहले, पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। इस क्षेत्र में हिंदू और यूनानी शासन किया करते थे। ठीक है, और उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से खरगोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। और उनके द्वारा बनाए गए जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी और खरगोष्ठी लिपि में लिखे गए, और यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूनानी विद्वानों ने उनके अक्षरों का क्या किया, मेल किया, यानी जोड़े उनको, और जोड़ने से उनको ये पता चला कि ये किस भाषा में और क्या बात उसके अंदर लिखी गई है। वैसे कि वैसे ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो ब्राह्मी लिपि तो अपन कह सकते हैं कि काफी प्राचीन लिपियों में से एक थी। ठीक है, आज हम लगभग भारत की जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जो जड़ है उसको वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से, देखो बात को सुनना, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी जो लिपि है, उस देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के मेल करने का प्रयास किया गया। और कई दशकों के बाद, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, तो कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय जो लिखी गई ब्राह्मी लिपि थी उसको 1838 में कहा जाता है कि उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। 1838 में किसने, जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अब हमारे सामने अगला जो बिंदु आता है वो आता है सिक्के किस प्रकार के होते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिक्कों की। सिक्के किस प्रकार के होते थे, तो व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्के चांदी और तांबे के, आहत सिक्के यानी चांदी और तांबे से जिसका निर्माण होता था। और मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन जो है वो 6वीं शताब्दी में हुआ है। कौन सी में, 6वीं शताब्दी, याद रह जाएगा, इसको नोट करना। 6वीं शताब्दी में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन में, सिक्के जो है प्रचलन में आए, यह तांबे और चांदी के हुआ करते थे। इन सिक्कों पर इन सिक्कों को जो है राजाओं ने जारी किया था। सीधी सी बात है, जो प्रशासन को चलाता था, जो प्रशासनिक प्रमुख था यानी राजा, वो राजा के द्वारा इन सिक्कों का प्रचलन में लाया गया। और ऐसा भी हो सकता है, देखो ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारी जो थे यानी धनी व्यापारी, उन धनी व्यापारियों द्वारा भी इस प्रकार के सिक्कों को प्रचलन में लाया गया था। इसके भी प्रमाण मिले हैं। शासकों ने उस सिक्कों पर नाम, चित्र के साथ सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने ये जारी किए थे। सबसे पहले किसने, हिंदू यूनानी शासकों ने अपने नाम और चित्रों के माध्यम से इन सिक्कों को जारी किया। सोने के सिक्के सबसे पहले, देखो ये बहुत जनरल नॉलेज का प्रश्न है, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए। किसने जारी किए, कुषाण राजाओं ने। कुषाण राजाओं ने क्या जारी किए, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने वाले कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए। और कहा जाता है कि इन सिक्कों का वजन व आकार जो है वो उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही हुआ करता था। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में योधेव शासकों ने जो है, एक वंश हुआ करता था योधेव, क्या नाम था, योधेव। पंजाब और हरियाणा वाले जैसे क्षेत्रों में योधे शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, और ये जो है हजारों की संख्या में वहां ऐसे उसके सिक्के मिले हैं।
और सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के अगर मैं कह सकूं तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। सबसे बेहतरीन सिक्कों की अगर बात करें तो सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के जो थे वो गुप्त शासकों ने इसको जारी किया था। ठीक है, ये तो था सिक्कों की बात। अब देखिए, अब सिक्कों के बाद आता है कलिंग का युद्ध। किसकी बात कर रहे हैं हम? कलिंग के युद्ध की। अशोक ने राज्यारोहण के, यानी अशोक जब राजा बना, किसकी बात कर रहे हैं? कलिंग के युद्ध की। अशोक जब राजा बना तब, यानी वो 8 वर्ष के पश्चात, राजा के बनने के 8 वर्ष के बाद, अर्थात 261 ईस्वी में, सुनना इस बात को, अशोक ने राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी में अशोक का कलिंग में युद्ध हुआ। ठीक है, कलिंग में या कलिंग से युद्ध हुआ। और कहा जाता है, एक बहुत अच्छे इतिहासकार प्लिपनी नाम है उनका, हाँ ठीक है, उस लिपनी ने के अनुसार, जो उन्होंने पूरा जाना उसको, तो लिपनी के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के बाद की ये घटना है। और लिपनी के अनुसार कलिंग की सेना जो थी वो 60,000 उसके अंदर पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सैनिक और 700 हाथियों पर विराजमान सैनिक जो है, इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर वो आए थे। और अशोक की सेना अधिक शक्तिशाली भी थी। कलिंग के शासक ने वीरता से अशोक का सामना किया, लड़े, किंतु लंबे युद्ध के बाद वह पराजित हो गए। और कहा जाता है कि 1.5 लाख सैनिक युद्ध में बंदी बना दिए गए और 1 लाख लोगों का भय के साथ, लोगों की भय से, यानी मार काट के माध्यम से, कैसे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1 लाख लोग मृत्यु हो गई और 1.5 लाख लोगों को क्या बना दिया गया? बंदी बना दिया गया। एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का यह प्रथम और अंतिम युद्ध था। प्रथम भी था और अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध में अशोक ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया। अभूतपूर्व यानी ऐसा परिवर्तन अगर आज तक किसी राजा ने नहीं किया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आया और उसी के साथ उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। केवल किसका प्रयोग करेगा? शास्त्र का प्रयोग करेगा। और उसने प्रतिज्ञा ली कि जीवन में कभी भी शस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा, शास्त्र के प्रयोग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था यानी राजकारी को चलाया जाएगा। अब देखिए, उन्होंने जब शास्त्र की बात कही तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अशोक का राजस्व सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अशोक, सम्राट अशोक के राजस्व सिद्धांत की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, देखो कलिंग के युद्ध की बात, राजस्व सिद्धांत की बात कर रहा हूं। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति और मैत्री की नीति को अपनाया, राजस्व सिद्धांत। और उसके बाद उसने क्या किया? अशोक ने 2 आदेश जारी किए। कितने आदेश जारी किए? 2 आदेश। एक तो था धौली और एक जोगढ़ नामक स्थान पर ये सुरक्षित है, आज भी मिले हैं। ठीक है, इन आदेशों में लिखा गया है कि सम्राट अशोक के जो आदेश है उसमें यह था कि प्रजा के साथ, प्रजा यानी एक राजा के लिए प्रजा जो होती है, यानी वहां के जन, वहां के लोग जो होते हैं, वो पुत्रवत व्यवहार किया जाएगा उनके साथ। यानी एक राजा के साथ एक पुत्र के रूप, एक पुत्र के साथ एक पिता किस प्रकार का व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार एक राजा को अपने प्रजा के साथ किया जाना चाहिए। और जनता को जो है स्नेह और प्रेम दिया जाना चाहिए। अकारण लोगों को कारावास या दंड या यातना नहीं दी जानी चाहिए। ये 2 बातें उसने कही। अकारण किसी प्रकार से कोई भी दंड यातना नहीं होगी। और एक जनता, एक राजा जो है अपने जनता के साथ, अपने कह सकते हैं प्रजा के साथ एक पुत्रवत व्यवहार करेगा और जनता को न्याय दिलाने की चाह उसके मन में जगी। ये उसका एक राजस्व सिद्धांत था। अब देखिए, सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि धर्म एक नियमावली, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से एक धर्म सिद्धांत का प्रचार किया। उसमें क्या था? धर्म सिद्धांत में 4 बड़ी बातें थी। कितनी बड़ी बातें थी? 4। सबसे पहली, इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़ों के प्रति क्या रखें? आदर रखें। बड़ों के प्रति क्या रखें? आदर रखें। दूसरी बात इसमें थी, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति क्या हो? उदारता। यानी जो भी सन्यासी और ब्राह्मण हैं उनके प्रति उदारता की भाव होनी चाहिए, यानी उनको देने की भावना के साथ काम किया जाना चाहिए। तीसरी उनकी बात थी, उनके धर्म सिद्धांत में ये बात थी कि सेवकों, जो हमारी सेवा करते हैं,
उन सेवकों और दासों के साथ भी व्यवहार कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, उदार व्यवहार होना चाहिए। और चौथी उनकी बात कही कि दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी क्या किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए। यानी दूसरे धर्म और परंपराओं का भी आदर होना चाहिए। यानी उनके धर्म के अभिप्राय के अंदर, उस धर्म के अंदर जो धर्म सिद्धांत उन्होंने दिया उसमें 4 प्रमुख, एक तो बड़ों का आदर हो, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता हो, सेवकों और दूसरों के साथ उदारता वाला व्यवहार हो, और दूसरे धर्मों के साथ और उनकी परंपराओं का भी आदर होना चाहिए। सम्राट अशोक का धर्म अगर हम कहें तो देखो, सम्राट अशोक का धर्म जो है सिद्धांत साधारण तथा सार्वभौमिक भी थे। देखो, धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उस संसार के बाद अच्छा कैसे रहेगा उसके बारे में उन्होंने विचार किया। अशोक का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म का था, ठीक है। व्यक्तिगत धर्म अगर अशोक का कहें तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। उसने अपने धर्म को किसी धर्म पर थोपने का प्रसार कभी नहीं किया। उन्होंने कहीं भी बौद्ध धर्म को तात्विक सिद्धांतों, 4 सत्य, 4 अर्थ सत्य, अष्टांगिक मार्गों का प्रसार नहीं किया। भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन कभी भी बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, सत्य, 4 सत्य, तात्विक सिद्धांत या वो दूसरों को प्रसारित करे, इस प्रकार का कृत्य उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। उसने ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रसार किया जो सभी धर्मों को क्या हो, मान्य हो। और उसके धर्म के सिद्धांत जो था वो व्यवहारिक और निषेधात्मक थे। यानी उसके 2 पहलू अगर मैं कहूं तो वो धर्म का सिद्धांत व्यवहारिक और कैसा, निषेधात्मक, 2 इसके पहलू हैं। यानी सम्राट अशोक ने कभी भी किसी के ऊपर धर्म को थोपने की बात नहीं की। देखिए, अशोक ने जो है वो धर्म के प्रसार के लिए तो क्या किया, उसके द्वारा प्रतिपादित जो धर्म सिद्धांत था उसके प्रसार के लिए क्या किया, तो सम्राट अशोक ने धर्म प्रसार के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त की, जिसको क्या कहा जाता था पता है आपको, उनको कहा जाता था धम्म महामात्य। क्या कहा जाता था, धम्म महामात्य। धम्म महामात्य, ये धम्म महामात्य एक प्रकार के विशेष अधिकारी होते थे जिनका उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। मैंने सभी धर्म मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं, ये उसमें लिखा गया है। और वे सभी धर्मों, धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। ये सम्राट के अशोक के अभिलेख 13वें अभिलेख में, शिलालेख में है। और वो लिखता है कि वह अधिकारी अलग अलग जगहों पर आते जाते रहते थे, उनका प्रसार करने का कार्य होता था और इसके बदले में उनको वेतन दिया जाता था। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं को सांसारिक या आकस्मिक आवश्यकताओं को क्या करना था, पूरा करना था। ये तो थी सम्राट अशोक की धर्म सिद्धांत या राजस्व सिद्धांत की या धर्म सिद्धांत की हम बात कर सकते हैं। अब अगले वाले भाग के अंदर सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश का अगला जो पार्टीशन करेंगे उसमें सम्राट अशोक की मुख्य प्रमुख धर्म सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए इसके जो छोटे छोटे प्रश्न अगर बनते हैं हमें बनाने, त्रिगोष्ठी ब्राह्मी लिपि क्या है, सिक्के किस प्रकार से जो है प्रचलन में आए, कलिंग का युद्ध क्या था, सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत की में क्या क्या बातों को सम्मिलित किया गया, इन सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से देखना है। धन्यवाद। एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।